प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों की सेकंड यूनिट चल रही है और इस यूनिट में एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है और जो दूसरा चैप्टर है इस यूनिट का सरल परिपथ, उस पर भी एक लेक्चर हो गया है। और लास्ट वाली वीडियो में, इस वीडियो के माध्यम से, लेक्चर के माध्यम से हम लोगों ने किस पर स्टडी की थी? हम लोगों ने सेल पर स्टडी की थी और सेल से रिलेटेड कुछ टर्म्स, इस सेल का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध के बारे में भी अध्ययन किया था। तो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले जो सेल का विद्युत वाहक बल E और टर्मिनल विभवांतर V और आंतरिक प्रतिरोध R होता है, उसमें क्या आपस में रिलेशन होता है, तो ये रिलेशन देखेंगे। देखिए, एक सेल है, सेल, ये सेल का प्रतीक होता है और इस सेल में ये सेल का क्या होता है? ये विद्युत वाहक बल E और ये आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r होता है। ये सेल को हमने क्या किया? एक बाह्य प्रतिरोध से जोड़ दिया। बाह्य प्रतिरोध आप जानते हो, जैसे हमने सेल, हमारे पास एक सेल है, उस सेल से हमने बल्ब लगा दिया है या अन्य कोई छोटा सा इंस्ट्रूमेंट लगा दिया तो वो सब प्रतिरोध हो जाएगा। तो ये बाह्य प्रतिरोध R से जोड़ दिया। अब देखिए, इस प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर होगा V, वही सेल का टर्मिनल विभवांतर होगा। जैसे हम इसको जोड़ेंगे तो देखिए क्या हुआ कि सेल से इस बाह्य प्रतिरोध में, जिसे लोड प्रतिरोध भी कहते हैं ना कि बड़ा लोड पड़ रहा है, एक पंखा बंद कर दो, लोड ज़्यादा पड़ रहा है, तो जैसे ही ये सेल को प्रतिरोध से जोड़ेंगे, इसको लोड प्रतिरोध कहेंगे, तो इसमें क्या बहेगी? धारा प्रवाहित होगी। किसके द्वारा? सेल के द्वारा। सेल इसमें धारा प्रवाहित करेगा और देखिए वो धारा जो होती है वो बाह्य परिपथ में किधर से किधर होती है? धन इलेक्ट्रोड से। ये जो सेल का धन इलेक्ट्रोड है, ये धारा धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होगी। ठीक है। और सेल के भीतर जो धारा होती है वो ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होती है और बाह्य परिपथ में जो धारा है वो धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होती है। एक बात और याद कर लीजिए कि बाह्य परिपथ में जो धारा है, सेल के कारण बाह्य परिपथ में धारा है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित होती है और सेल के भीतर यानी सेल के घोल या विद्युत अपघट्ट में जो धारा है वो ऋण इलेक्ट्रोड और धन इलेक्ट्रोड के कारण प्रवाहित होती है। तो ठीक है, तो इस सेल से ये धारा प्रवाहित हुई आई है। हमको रिलेशन निकालना है किसके बीच? इस सेल का जो विद्युत वाहक बल E क्या होता है, पीछे ये जो टर्म्स इनके बीच हम लोग रिलेशन निकालने जा रहे हैं, इनके बारे में हम लास्ट की वीडियो क्लास में पढ़ चुके हैं। तो देखिए, इस सेल द्वारा, इस परिपथ में जो धारा होगी, सेल द्वारा दी जाने वाली धारा, सेल द्वारा दी जाने वाली धारा, सेल द्वारा दी जाने वाली धारा I बराबर, देखिए ये सेल कितनी धारा देगा? धारा, सेल द्वारा दी जाने धारा I बराबर होगा कुल विद्युत वाहक बल अपॉन कुल प्रतिरोध। तो I इक्वल कुल विद्युत वाहक बल कितना E है, कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? देखिए, सेल का प्रतिरोध स्मॉल r है और बाह्य प्रतिरोध, जिसे लोड प्रतिरोध कह सकते हो, कैपिटल R है। ये दोनों ही श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो ये हो जाएगा श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध क्या होता है? R बराबर R1 प्लस R2, पीछे पढ़ चुके हैं, तो हो जाएगा R प्लस R। ठीक, ये आपका एक समीकरण आ गया, समीकरण 1। इस समीकरण से किसी सेल द्वारा किसी परिपथ में दी जाने वाली धारा को ज्ञात कर सकते हैं समीकरण 1 की सहायता से। ठीक है, देखिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं समीकरण 1 को। आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो E इक्वल, E का इधर करेंगे, E इक्वल क्या आ जाएगा? IR प्लस IR। ठीक, बट IR इक्वल V, ये क्या है? ये टर्मिनल विभवांतर है, टर्मिनल विभवांतर। ठीक है, V बराबर IR, ये क्या है? प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, जो कि सेल के टर्मिनल विभवांतर के बराबर होता है। ये टर्मिनल विभवांतर हो गया। तो आप देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा
E इक्वल B प्लस आई आर। ठीक, ये समीकरण 2, ये जो समीकरण 2 है आपका, ये रिलेशन बता रहा है, किसके किसके बीच रिलेशन बता रहा है, किसी सेल के विद्युत वाहक बल E, टर्मिनल विभवांतर V व आंतरिक प्रतिरोध R के बीच ये संबंध बता रहा है। देखिए इस सूत्र से स्पष्ट हो रहा है कि जब किसी सेल से धारा लेते हैं उस समय सेल का जो टर्मिनल विभवांतर होता है, देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, टर्मिनल विभवांतर V इक्वल E माइनस आई आर। ठीक, तो जब हम किसी सेल से धारा लेते हैं उस कंडीशन में सेल का जो टर्मिनल विभवांतर होता है V, वो उसके विद्युत वाहक बल से कम होता है। क्यों कम हो गया, यहाँ जो ये राशि घट रही है तो सेल का टर्मिनल विभवांतर उसके विद्युत वाहक बल से कैसा होता है, कम होता है, जबकि सेल से धारा लेते हैं तब। ठीक है, ये देखिए ये आपका इक्वेशन आया V इक्वल E माइनस आई आर। ठीक, ये देखिए ये जो समीकरण है ये रेखा के समीकरण, रेखा का समीकरण आपका होगा y बराबर c माइनस एम एक्स, इस टाइप का ये समीकरण है। आप इससे कंपैरिजन करेंगे, y बराबर c माइनस एम एक्स। c यहाँ किसके तुल्य है, विद्युत वाहक बल। इस सेल का विद्युत वाहक बल लगभग कैसा रहता है, नियत रहता है। ठीक, और तो ये जब ये जो समीकरण है एक रेखा की समीकरण के तुल्य है, तो अगर हम B और I के बीच अगर ग्राफ खींचेंगे, किसके किसके बीच, V और I के बीच अगर ग्राफ खींचें तो वो ग्राफ हमें किसके रूप में प्राप्त होगा, वो ग्राफ हमें एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगा। देखिए किस तरीके से, ये इधर को हम I लेंगे और इधर को क्या लेंगे, टर्मिनल विभवांतर V, टर्मिनल विभवांतर V और सेल द्वारा प्राप्त धारा I के बीच अगर ग्राफ खींचेंगे तो वो ग्राफ हमारा इस तरीके एक सरल रेखा के रूप में आएगा। इस ग्राफ से स्पष्ट हो रहा है कि I का मान बढ़ने पर टर्मिनल विभवांतर V का मान, जैसे जैसे I का मान इधर बढ़ेगा तो टर्मिनल विभवांतर V का मान क्या होगा, टर्मिनल विभवांतर V का मान घटेगा। ठीक, इसमें देखिए कि इस आप ग्राफ से देख रहे हैं, ग्राफ से आप क्या देख रहे हैं कि जब I बराबर 0, देखिए I बराबर 0 कहाँ होगा, ये जो अक्ष है इसके लिए I बराबर 0 होगा, इस अक्ष के लिए V बराबर 0 होगा। तो जब I बराबर 0 है, आप देखिए यहाँ से जब I बराबर 0 होगा तो उसमें I बराबर 0 के संगत V का मान कितना, देखिए ये है V का मान, ये। ठीक, तो जब I बराबर 0 होगा तो आपका देखिए जो V बराबर है वो कितना हो जाएगा, E हो जाएगा। इस समीकरण से भी देख लो, यहाँ से समीकरण 3 से जब I बराबर 0 है तो देखिए V बराबर क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। इसका मतलब I बराबर 0 होने पर ये आपका ये जो पॉइंट है ए पॉइंट हम इसको मान लेते, ए पॉइंट के संगत हमको जो यहाँ पे प्राप्त होगा, जो वैल्यू प्राप्त होगी वो किसकी वैल्यू प्राप्त होगी, वो सेल के विद्युत वाहक बल की वैल्यू पर इस ग्राफ में ए पॉइंट के संगत सेल का विद्युत वाहक बल प्राप्त होगा। ठीक, तो ये कंडीशन है कि जब सेल से हम कोई धारा नहीं लेंगे, उस कंडीशन में जब सेल से कोई धारा ना लें, यानी सेल से ली जाने धारा I बराबर 0 हो, उस समय क्या होगा, उस समय जो सेल का टर्मिनल विभवांतर है वो उसके विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यहाँ से भी स्पष्ट हो रहा है। ठीक, और देखिए इस ग्राफ से कि जब V बराबर 0, देखिए V ये जो लाइन है इस पर अगर हम चलेंगे तो V बराबर 0 हो जाएगा। तो ये ग्राफ हमें यहाँ पे काट रहा है। ठीक, तो V बराबर 0 के लिए ये पॉइंट B मान लें, इसके संगत जो वैल्यू प्राप्त होगी वो कितनी हो जाएगी। तो आप यहाँ से अगर V बराबर 0 कर दो तो क्या आ जाएगा, तो I बराबर क्या आ जाएगा, E/R। यानी ये जो B पॉइंट है, B पॉइंट ये हमको क्या बताएगा, ये बताएगा E जो अनुपात बताएगा किसका, विद्युत वाहक बल और सेल के आंतरिक प्रतिरोध का, ये B पॉइंट। ठीक, और देखिए ये जो आपका ये जो रेखा है, इस रेखा की ढाल या प्रवणता वो क्या दर्शाएगी, वैसे आप इससे अगर तुलना करेंगे रेखा के समीकरण से, देखिए तो यहाँ पर M जो है M y बराबर C माइनस एम एक्स, ये रेखा का समीकरण क्या होगा,
y बराबर c माइनस एम एक्स। तो आप इस समीकरण से भी अगर तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ m बराबर m, क्योंकि i का मान वेरिएबल है, v का मान वेरिएबल, उसके तुल्य इधर y का मान वेरिएबल है, x का मान वेरिएबल है। तो आप तुलना करोगे तो m बराबर, आप देखिए m बराबर क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ढलान है, ये ढलान, इस रेखा की ढलान या प्रवणता किसको व्यक्त करेगी, माइनस r, यानी इसका मोड लेंगे, ढलान मोड बराबर r। ठीक, तो इस रेखा की जो ढाल है वो सेल के आंतरिक प्रतिरोध को व्यक्त करेगी। ठीक है, तो ये अच्छा टॉपिक था, यहाँ पे पूछा जाता है। तो ई और वी के बीच ये ग्राफ आया, ग्राफ के ये पॉइंट आपका क्या व्यक्त करेगा, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट सेल के विद्युत भाग बल को व्यक्त करेगा, ये वाला पॉइंट व्यक्त करेगा ई अपॉन आर। और इस ये जो रेखा है, ये सरल रेखा आई है, उसकी ढलान जो है वो क्या व्यक्त करेगी, सेल के आंतरिक प्रतिरोध को। ठीक है, क्या दर्शाएगी, सेल के आंतरिक प्रतिरोध को है। तो इसमें आपका ये रिलेशन आया, इससे कुछ हम और पॉइंट देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए सबसे पहला है, अगर आपसे पूछा जाता है कि जब सेल से कोई धारा न ली जा रही हो, यानी सेल जो है वो, इसे हम कह सकते हैं सेल, जब सेल खुले परिपथ में हो, जब सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही होगी, उस समय हमारा सेल जो है वो किसमें होगा, खुले परिपथ में होगा। आप फिगर के द्वारा ऐसे दिखा सकते हैं, यहाँ पे हमने एक स्विच लगा दिया और ये स्विच जो है अभी क्या रखा, ऑफ रखा, ये स्विच खुला रखा, खुला मीन्स ऑफ, ये आपका स्विच है, ये स्विच हमने ऑफ रखा। तो इसे क्या बोलोगे कि सेल किसमें, खुले परिपथ में। अर्थात अगर खुले परिपथ की बात आए तो आप फौरन समझेंगे कि सेल के लिए जो परिपथ है उसका स्विच ऑफ है, इसका मतलब सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही, अर्थात सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही। ठीक, जब सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही है तो I बराबर 0 हो जाएगा। समीकरण 3 से या समीकरण 2 से आप देखेंगे उस कंडीशन V बराबर E, अर्थात जैसा कि हमने अभी भी ग्राफ के माध्यम से आप समझा दिया था कि इस स्थिति में सेल का जो टर्मिनल विभवांतर होता है वो उसके विद्युत भाग बल के बराबर होता है। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि किस स्थिति में सेल का टर्मिनल विभवांतर उसके विद्युत भाग बल के बराबर होता है, तो वो कंडीशन क्या है, जब सेल खुले परिपथ में हो या उससे कोई भी धारा नहीं ली जा रही हो। ग्राफ के माध्यम से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पॉइंट ये है। ठीक, इसके बाद देखिए कि जब सेल का जो परिपथ है वो शॉर्ट कर दिया जाए, जब परिपथ लघु पथित हो, लघु पथित को क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट हो। शॉर्ट सर्किट का मतलब ये होता है जब सर्किट ये शॉर्ट होगा तो I इक्वल क्या हो जाएगा, सॉरी R इक्वल 0, जो लोड प्रतिरोध है वो 0 होगा जब परिपथ लघु पथित होगा। ठीक है, तो इस स्थिति में आपने अभी फार्मूला क्या पढ़ा था कि I इक्वल E अपॉन R प्लस R पढ़ा था, तो 0 प्लस R, अतः ये हो जाएगा। तो I इक्वल क्या आ जाएगा, E अपॉन R इक्वल I मैक्सिमम। इस कंडीशन में सेल से ली जाने वाली धारा कैसी होगी, अधिकतम होगी, जब सेल का परिपथ लघु पथित मीन्स ये जो प्रतिरोध है ये हटा दिया जाए, कम से कम प्रतिरोध, बहुत न्यूनतम, वैसे तो ये संभव नहीं है लेकिन ये जो प्रतिरोध इसका मान बहुत कम कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में सेल से प्राप्त धारा कैसी होगी, अधिकतम होगी, और सेल का परिपथ क्या कहलाएगा, लघु पथित कहलाएगा। ठीक है, और देखिए जब सेल आवेशित किया जा रहा हो,
देखिए जब सेल को किसी बाह्य स्रोत से आवेशित कर रहे हैं सेल को जब चार्ज कर रहे हैं, अगर आपको परिपथ के द्वारा दर्शाना हो तो ये देखिए एक बाह्य स्रोत है, इस बाह्य स्रोत से हमने सेल को क्या करना शुरू किया, चार्ज करना शुरू किया। ये आपका सेल है, चार्ज करेंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से। हाँ तो देखिए क्या टॉपिक चल रहा है कि जब सेल जो है किसी बाह्य स्रोत से क्या हो, आवेशित हो रहा हो। देखिए भाई एक बैटरी है, इस बैटरी से हमारा सेल जो है वो क्या हो रहा, आवेशित हो रहा है। ये सेल है, तो जब ये सेल आवेशित होगा, चार्ज होगा, तो देखिए क्या होगा, इस बैटरी से धारा इस तरीके से आएगी। तो अब ये जो सेल हमारा है जो आवेशित हो रहा है, उसमें आप देखिए धारा किधर से किधर प्रवाहित हो रही है, धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की ओर अब प्रवाहित हो रही है। और जब सेल से हम धारा लेते हैं तब सेल के भीतर ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर धारा प्रवाहित होती है और बाह्य परिपथ में धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की ओर धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि धारा है वो इस सेल के भीतर धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होती है। इस कंडीशन में इस सेल का जो टर्मिनल विभवांतर होगा V, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा V इक्वल E प्लस आई आर, यानी जो टर्मिनल विभवांतर है वो अब सेल के विद्युत वाहक बल से कैसा होगा, अधिक होगा। ये आप बात बहुत अच्छे से याद रखेंगे। और जब सेल से धारा लेते हैं उस समय सेल का जो टर्मिनल विभवांतर वो उस समय सेल का जो टर्मिनल विभवांतर है वो सेल के विद्युत वाहक बल से कम होता है। और जब सेल को आवेशित करते हैं तब उसका टर्मिनल विभवांतर उसके विद्युत वाहक बल से अधिक होता है। ठीक, ये हो गया आपका। इसके बाद देखिए इसमें कि अगर अब देखिए सेल के लिए हम सेल का कौन सा पॉइंट होगा हमारा, ये 4th पॉइंट, सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है वो E व V के पदों में, E और V के पदों में निकालें। ये कैसे निकालेंगे, हमने अभी रिलेशन पढ़ा था, किसी सेल से प्राप्त धारा I इक्वल E अपॉन R प्लस R। ठीक, ये होता है V इक्वल क्या हुआ था, IR, इसलिए I इक्वल क्या हो गया, V अपॉन R। ये I की जो वैल्यू है वो यहाँ रखेंगे तो कितना आ जाएगा, V अपॉन R इक्वल E अपॉन R प्लस R। इसके इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा E इंटू R इक्वल BR प्लस BR। ठीक है, तो इसको और आगे बढ़ाएंगे। हमको रिलेशन किसके लिए निकालना, किसका फार्मूला, आर का निकालना है, स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध का। तो ये टर्म इधर ले जाओ तो देखो आपका हो जाएगा ई आर माइनस बी आर इक्वल बी इंटू आर। ठीक है, इस बी को भी इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, ई आर अपॉन बी माइनस बी आर अपॉन बी इक्वल आर। या यहाँ देखिए आर इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ से कैपिटल आर जो लोड प्रतिरोध है उसको कॉमन ले लेंगे तो बचेगा E अपॉन वी माइनस 1। ये क्या आ गया, R इक्वल E अपॉन वी माइनस 1। एक रिलेशन आ गया। देखिए ये इक्वेशन 4, एक रिलेशन आ गया किसके लिए, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध है वो सेल के विद्युत वाहक बल E और टर्मिनल विभवांतर V के पदों में है। जब हम लैब में किस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो वो इस फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं। ठीक, प्रैक्टिकल करते हैं लैब में सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, तो वहाँ पर ये फॉर्मूला लगता है। तो इस सूत्र की सहायता से हम किस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए एक नेक्स्ट टॉपिक और देखते हैं, सेल द्वारा स्थानांतरित वैद्युत ऊर्जा। जब हम सेल को किसी परिपथ से जोड़ते हैं तो सेल क्या करता है, तो सेल जो है वो वैद्युत ऊर्जा को ट्रांसफर करता है। तो कितनी करता है, सेल द्वारा स्थानांतरित ऊर्जा, स्थानांतरित वैद्युत ऊर्जा
देखिए जब सेल को किसी बाह्य परिपथ से, जिसे हम लोग लोड प्रतिरोध भी कहते हैं, बाह्य परिपथ समझ गए आप लोग, आपको हमने बहुत बताया था बहुत बार। बाह्य परिपथ का मतलब क्या होता है, जैसे किसी बल्ब से हमने सेल को लगा दिया या और कोई छोटा सा इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, तो उससे जब सेल को आप जोड़ोगे तो सेल क्या करेगा, उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करेगा। वैद्युत धारा प्रवाहित का मतलब वैद्युत ऊर्जा, जो सेल है वो अपनी वैद्युत ऊर्जा को व्यय करेगा, खर्च करेगा उसमें धारा प्रवाहित करने के लिए, किसमें, लोड प्रतिरोध में। तो सेल द्वारा एकांक समय में जितनी वैद्युत ऊर्जा व्यय होगी वो ही क्या कहलाएगी, सेल द्वारा स्थानांतरित शक्ति। तो जो सेल है उसके द्वारा स्थानांतरित शक्ति P बराबर कितनी हो जाएगी, I² R। यहाँ पर R क्या चीज़ है, लोड प्रतिरोध जिसे बाह्य प्रतिरोध, और I क्या है, सेल द्वारा प्रवाहित वैद्युत धारा। ठीक, अब देखिए हम जानते हैं, अभी हम पढ़ चुके हैं कि किसी सेल द्वारा किसी बाह्य परिपथ में प्रवाहित धारा I इक्वल क्या होता है, E/R+R। इसलिए P बराबर आप देखिए क्या हो जाएगा, ये P बराबर हो जाएगा, I की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो E/R+R का होल स्क्वायर इंटू R। ठीक, ये आपका हो गया P बराबर, ये P क्या चीज़ है, किसी सेल द्वारा किसी बाह्य परिपथ में स्थानांतरित वैद्युत शक्ति। ठीक, अब देखिए इस सूत्र से स्पष्ट हो रहा है कि अगर R का मान बढ़ता है, R का मान परिवर्तित होता है तो P का मान परिवर्तित होता है। अगर हम R और P के लिए अगर एक ग्राफ खींचें, R क्या चीज़ है, लोड प्रतिरोध जिसे बाह्य प्रतिरोध कहेंगे, बाह्य प्रतिरोध R और सेल द्वारा स्थानांतरित वैद्युत शक्ति P के बीच अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो देखिए वो ग्राफ हमारा इस तरीके का आएगा। क्या होता है, R का मान बढ़ने से P का मान पहले बढ़ता जाएगा, एक कंडीशन में अधिकतम हो जाएगा, उसके बाद पुनः घटने लगेगा। ठीक, ये जहाँ पर अधिकतम होता है P का मान, ये सिद्ध किया गया है कि वो स्थिति होती है जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के बराबर हो। उस स्थिति में सेल द्वारा स्थानांतरित शक्ति, ये जो शक्ति है, ये देखिए यहाँ से वो अधिकतम हो जाएगी, ये P मैक्सिमम, यहाँ पर आपको अधिकतम शक्ति प्राप्त होगी सेल द्वारा। जो सेल शक्ति को ट्रांसफर करेगा, वैद्युत शक्ति को, वो अधिकतम कब होगी, जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध उसके बाह्य प्रतिरोध के बराबर हो। ठीक, तो अधिकतम शक्ति के लिए, यानी जो शक्ति अधिकतम ट्रांसफर हो, अधिकतम स्थानांतरित शक्ति के लिए, अधिकतम स्थानांतरित शक्ति के लिए, देखिए क्या अधिकतम स्थानांतरित शक्ति के लिए क्या प्रूफ किया गया कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है R, वो लोड प्रतिरोध R के बराबर होता है, होना चाहिए। इसलिए समीकरण 1 से देखिए क्या आ जाएगा कि P इक्वल P मैक्सिमम क्या आ जाएगा, E² नीचे आप देखिए कैपिटल R बराबर स्मॉल r, तो स्मॉल r प्लस R का होल वर्ग इंटू इस R की जगह पे स्मॉल r रख देंगे, तो देखिए आपका P मैक्सिमम बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा E²। यहाँ देखिए R 2R हो गया और ये स्क्वायर खोलेंगे तो 4R² हो जाएगा, तो और एक R से एक पावर एक R कट जाएगी, तो कितना रह जाएगा 4R। तो क्या इससे बात सिद्ध हुई, ये फार्मूला क्या आया कि किसी सेल द्वारा लोड प्रतिरोध में स्थानांतरित अधिकतम शक्ति कितनी होती है, E²/4R। और वो कब होती है कि जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के बराबर हो। ठीक, इसके बाद देखिए एक नेक्स्ट टॉपिक और देखते हैं, सेल की दक्षता। सेल की दक्षता, सेल की दक्षता, एफिशिएंसी ऑफ सेल। दक्षता से मतलब क्या होता है, कार्यकुशलता से, कि सेल के पास कितनी वैद्युत ऊर्जा है या कितनी वैद्युत शक्ति है, उसमें से उसने कितनी लोड प्रतिरोध को स्थानांतरित की है, कितनी ट्रांसफर की है। तो हमारा अच्छा सेल कौन होता है, जो अधिक से अधिक वैद्युत ऊर्जा या वैद्युत शक्ति को ट्रांसफर करे।
तो किसी सेल की जो दक्षता होती है ईटा, इसको ईटा से लिखा जाता है, दक्षता ईटा से ये डिनोट की जाती है। तो किसी सेल की जो दक्षता होती है वो सेल द्वारा लोड प्रतिरोध को स्थानांतरित शक्ति व सेल की कुल वैद्युत शक्ति का अनुपात होता है। तो आप देखिए P इक्वल क्या हो जाएगा, आपने फार्मूला पढ़ा है, P इक्वल क्या होता है I स्क्वायर R। तो यहाँ पे ये P इक्वल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I स्क्वायर R अपॉन टोटल P इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा I स्क्वायर। अब जब टोटल आप निकालेंगे तो सेल का वहां पे R की कुल प्रतिरोध आएगा। कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, जब सेल को हमने परिपथ से जोड़ा तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, एक तो लोड प्रतिरोध और सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक समझ गए, ये हो गया आपका है I स्क्वायर से I स्क्वायर कैंसिल, तो ईटा इक्वल यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, ईटा इक्वल R अपॉन R प्लस R। ठीक, और अगर ईटा हम 100 करें मीन्स प्रतिशत निकालें, ईटा प्रतिशत इक्वल R अपॉन R प्लस R इंटू 100%। ठीक है, इस समीकरण से आप देखिए कि अगर हम किसी सेल की दक्षता 100% करना चाहें, अगर दक्षता 100% करना चाहें तो देखिए आप इस वाले समीकरण से हमको क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। देखिए इस सेल की दक्षता 100% करने के लिए देखिए क्या है कि R का मान जो है दक्षता होने के लिए अगर सेल की दक्षता 100% हो जाएगी तो इसका क्या मतलब होगा, इसका ये मतलब होगा कि सेल के पास जितनी विद्युत ऊर्जा है वो पूरी की पूरी लोड प्रतिरोध को ट्रांसफर कर रहा है। ठीक, तो दक्षता 100% होने के लिए आप यहाँ पे देखिए क्या होना चाहिए कि नीचे ये R खत्म हो जाए, मीन्स जो लोड प्रतिरोध है इसका मान बहुत अधिक हो, किसके अपेक्षा, सेल के आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में। तो ऐसा होने पर देखिए क्या हो जाएगा, ईटा परसेंटेज इक्वल, जब R का मान बहुत अधिक होगा इसकी तुलना में, आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में, तो इस आंतरिक प्रतिरोध को हम लोग छोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये बचेगा R अपॉन R इंटू 100% इक्वल क्या आ जाएगा 100%। ठीक है तो किसी सेल की दक्षता 100% होने के लिए क्या शर्त है, क्या कंडीशन होनी चाहिए कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो बाह्य प्रतिरोध की तुलना में या लोड प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम होना चाहिए। ठीक, अब देखिए सेल की दक्षता को हम एक दूसरे टर्म में भी लिख सकते हैं, दूसरे पद में भी लिख सकते हैं। जैसा कि आपने यहां से देखा कि सेल की दक्षता ईटा बराबर, देखिए क्या दक्षता ईटा बराबर I स्क्वायर R अपॉन I स्क्वायर R प्लस R, ईटा इक्वल हम इसको ऐसे लिख सकते हैं I इंटू आई आर अपॉन नीचे लिख सकते हैं I इंटू R प्लस R, I से I कैंसिल हो गया। अब देखिए ऊपर है IR, तो आपने पढ़ा था ये IR क्या चीज़ है, ये सेल का टर्मिनल विभवांतर V है। ठीक, तो ईटा इक्वल ये टर्मिनल विभवांतर V हो गया V अपॉन ये I इंटू R प्लस R, ये क्या है, ये सेल का विद्युत भागफल है। पीछे हम लोगों ने पढ़ा था I इक्वल E अपॉन R प्लस R, E इक्वल क्या हो जाएगा I इंटू R प्लस R। ठीक है, तो ये I इंटू R प्लस R क्या हो गया, ये सेल का विद्युत भागफल E हो गया। तो कि सेल की दक्षता ईटा किसके बराबर होती है, सेल के टर्मिनल विभवांतर V व सेल के विद्युत भागफल E के अनुपात के बराबर होती है। और इसे अगर ईटा प्रतिशत में व्यक्त करें तो क्या हो जाएगा V अपॉन E इंटू 100%। ठीक है, ठीक है, आज की वीडियो क्लास में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। ओके।